मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्लास 8 का सिविक्स का चैप्टर स्टार्ट किया था। चैप्टर का नाम था द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले थे। इसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन को समझा था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? ए रिटन डॉक्यूमेंट इन विच सच अ लॉज और रूल्स इज रिटन इज कॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि एक रिटन डॉक्यूमेंट जिसके अंदर हम कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को लिखते हैं, लॉज को लिखते हैं अपने को, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों ने बताया था, मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर हम क्या क्या टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। तो उसमें हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था वो था नीड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो वही हमारा आज का टॉपिक है, व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। एक कंट्री को, इसके अगर मैं क्वेश्चन मार्क लगा दूं बेटा, तो यही एक क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक ब्रॉड क्वेश्चन है और ये ब्रॉड क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार पेपर में कि व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है? एक कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता क्यों होती है। इसके लिए हम 5 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और सबसे अच्छी बात यह है कि हम पांचों पॉइंट्स को अलग अलग वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे और इन्हीं पांचों पॉइंट्स को हम लोग समझेंगे कि हर पॉइंट्स क्या कहता है या क्या समझाता है, ये हम लोग यहाँ समझेंगे। और जब आंसर हमारे सामने, जब क्वेश्चन हमारे सामने ये पूछा जाएगा तो हम उन पांचों पॉइंट्स के इसका आंसर के अंदर लिख देंगे। क्लियर है? तो इसका फर्स्ट पार्ट है। क्लियर है? तो व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, इसका फर्स्ट पार्ट है। इसके अंदर मैं इसका जो फर्स्ट रीजन है उसको यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट रीजन क्या है, क्यों हमें किसी कंट्री को एक कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता होती है। क्लियर है? तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा क्या देखते हैं, एक थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन देखते हैं, रिलेशन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेसी। हम रिलेशन देखते हैं किस किस के बीच में, कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में और किसके बीच में, डेमोक्रेसी के बीच में। कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी के बीच में हम लोग रिलेशन देखते हैं तो देखिएगा कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री होती है उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन होता है। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, जो डेमोक्रेटिक कंट्री होती है उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन होता है, लेकिन इसके साथ साथ जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री होती है वहां भी कॉन्स्टिट्यूशन होता है। अगर किसी कंट्री के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो डेमोक्रेटिक कंट्री है। इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि चाइना के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन है लेकिन चाइना के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है। क्यों नहीं है डेमोक्रेसी? आपने देखा होगा, चाइना के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि वहां पर सिंगल पार्टी सिस्टम है ना, वहां पे इतनी लिबर्टी नहीं है, लोगों को इतनी फ्रीडम नहीं है, लोगों के बीच में इतनी इक्वलिटी नहीं है। तो जब वो उन प्रोविजंस को फॉलो नहीं कर रही है, जब चाइना के अंदर ये सारे प्रोविजंस, लोगों को फ्रीडम नहीं मिल पा रही है, लोगों को अनदर पार्टी नहीं है, लोगों के पास में, लोगों के बीच में इक्वलिटी नहीं है, तो वहां पर क्या हो गया, वहां पर उस देश को आप क्या नहीं कह सकते, डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कह सकते। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन तो है लेकिन क्या नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है। तो मैं वही बताना चाह रहा हूं कि किसी भी कंट्री के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन का होना ये शो नहीं करता है कि वो कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है। क्लियर है? उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ प्रोविजंस का होना, जिन प्रोविजंस के बेसिस पर वो कंट्री क्या बनेगी, डेमोक्रेटिक कंट्री बनेगी, उन प्रोविजंस का होना ज्यादा जरूरी है। यानी कि उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ ऐसी चीजें लिखी होनी चाहिए, कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए जिसके बेस पर वो कंट्री कैसी कंट्री बने, डेमोक्रेटिक कंट्री बने। तो उन्हीं हम बेसिस को, उन्हीं प्रोविजंस को हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि क्या क्या प्रोविजंस होने चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जिससे वो कॉन्स्टिट्यूशन एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बन सके, डेमोक्रेटिक कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बन सके। क्लियर है? द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्स ऑफ सेवरल पर्पसेस। यानी कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे पर्पसेस प्रोवाइड करता है, बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करता है। क्लियर है? हम एक एक करके देखते हैं क्या क्या पर्पसेस हैं, क्या क्या चीजें हैं जिसके बेस पर क्या किया जाता है, एक कॉन्स्टिट्यूशन को हमें बनाया जाता है। क्लियर है? तो देखिएगा, इट ले पहला जो उसका पर्पस है वो देखिएगा, इट लेज आउट सर्टेन आइडियाज डेट फॉर्म द बेसिस ऑफ काइंड ऑफ कंट्री डेट वी एज सिटीजन एस्पायर टू लिव इन। क्लियर है? ये इसका फर्स्ट पॉइंट है, इसको हम समझते हैं थोड़ा सा। इसमें मेन चीजें क्या है, इट लेज आउट अ सर्टेन आइडियाज, ये इंपॉर्टेंट है, डेट फ्रॉम द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ अ कंट्री, ये इंपॉर्टेंट है, एज अ सिटीजन्स एस्पायर, ये सबसे मेन है, एज अ सिटीजन एस्पायर टू लिव इन। क्लियर है? समझाता हूं क्या है ये सब कुछ कि देखिएगा, किसी कंट्री के अंदर उस कंट्री की को कुछ सर्टेन आइडियाज दिए जाते हैं जो
उसकी कि वो कंट्री कैसी होनी चाहिए या उसके सिटीजन्स कैसा एस्पायर कर रहे हैं अपनी कंट्री को, यानी कि वहाँ के जो सिटीजन्स हैं वो अपनी कंट्री कैसा चाहते हैं, वो सारी चीजें एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी जाती हैं। वो एक कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रोवाइड करता है, कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ के जो नागरिक हैं, वहाँ के जो सिटीजन्स हैं, वो कैसा देश चाहते हैं, ये चीजें उसके अंदर होती हैं, ये बताता है हमें। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ बेटा, कि मान के चलते हैं कि बहुत सारे चोर थे। अब उन सारे चोरों को एक जगह एक देश के अंदर इकट्ठा कर दिया, उन सारे चोरों को वहां से एक जगह इकट्ठा कर दिया, उनका एक अलग से देश बना दिया। अब वो चोर अपने देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते हैं, तो जब वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे अपने देश के लिए, तो उनका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, उनका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, उनका कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होगा बेटा, वो क्या चाहेंगे, वो सारे चोर क्या चाहेंगे कि उनका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा हो, उनका कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा हो जिसमें चोरी को अपराध ना समझा जाए। तो समझ में आ रही है मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जब वो चोर क्या बनाएंगे, अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, तो वो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे कि उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चोरी को अपराध ना समझा जाए। क्लियर है? तो ऐसे ही अगर इंडिया के अंदर इक्वलिटी को नहीं बढ़ावा देना चाहते, अगर इंडिया नहीं चाहता है कि इक्वलिटी हो उन लोगों के बीच में, तो वो इक्वलिटी को अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्यों लिखेगा, नहीं लिखेगा ना। वो किन चीजों को लिखेंगे, जैसा वो अपने देश को बनाना चाहते हैं। तो वही चीज है कि बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ कंट्री, यानी कि कंट्री कैसी होनी चाहिए, कंट्री का बेसिस कैसा होना चाहिए, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, एज अ सिटीजन एस्पायर टू लिव इन, यानी कि जो सिटीजन उस कंट्री के अंदर रहते हैं, जो सिटीजन उस कंट्री के अंदर रहते हैं, वो सिटीजन्स किस तरीके की कंट्री चाहते हैं अपनी, वो सारे आइडियाज, वो सारे बेसिस उस कंट्री वो के किस में लिखे जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे जाते हैं। तो पहला पॉइंट क्या था, इट लेज आउट सर्टेन आइडियाज, कुछ आइडियाज डेट, जो क्या वो आइडियाज ही क्या बनते हैं, उस कंट्री का क्या बनते हैं, बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ कंट्री, यानी कि वो कंट्री कैसी होगी, वो कंट्री कैसी होगी। क्लियर? डेट वी कैन सिटीजन्स एस्पायर टू लिव इन, यानी कि जो सिटीजन्स क्या करते हैं, एस्पायर करते हैं, चाहते हैं जैसी कंट्री अपना बनाना। क्लियर है यहां तक? आगे देखते हैं, हेल्प्स टू अराइव ए कॉमन कॉन्शियसनेस। कॉमन कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है कि ये हमारी हेल्प करता है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारी हेल्प करता है कि एक कॉमन कॉन्शियसनेस की तरफ पहुंचने के लिए, कॉमन कॉन्शियसनेस की तरफ पहुंचने के लिए का मतलब क्या है कि जो सिटीजन्स हैं, सारे सिटीजन्स क्या चाहते हैं, क्या सोच रखते हैं, इस चीज के लिए पहुंचने के लिए हमारी हेल्प करता है। जैसे कि इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है इक्वलिटी है। अब इंडिया के अंदर इक्वलिटी लिखा गया है, क्यों लिखा गया है, क्योंकि इंडिया के जो सारे सिटीजन्स हैं, वो सारे सिटीजन्स एक कॉमन कॉन्शियस है उन लोगों के बीच में, क्या कि वो सब सारे लोग क्या चाहते हैं, इक्वलिटी चाहते हैं। क्लियर है बेटा? तो इंडिया के अंदर, इसलिए इंडिया के अंदर क्या है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या लिखा हुआ है, इक्वलिटी लिखा हुआ है। क्लियर है? आगे देखते हैं हम, कॉन्स्टिट्यूशन अपहोल्ड्स, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, अपहोल्ड्स क्या क्या रखता है कॉन्स्टिट्यूशन अपने अंदर, आइडियाज, वैल्यूज, बिलीव्स ऑफ द सिटीजन ऑफ द कंट्रीज, यानी कंट्रीज के जो सिटीजन्स हैं उनके आइडियाज कैसे हैं, उनकी वैल्यूज क्या है, उनके बिलीफ क्या है, उनकी मान्यताएं क्या है, वो क्या चाहते हैं, वो कैसी सोच रखते हैं, ये सारी चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिखाई देती हैं। इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं, स्टोरी ऑफ नेपाल। एक नेपाल की स्टोरी से इसको कोरिलेट करते हैं और समझते हैं कि एक जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन वहां के सिटीजन्स की एस्पिरेशंस को, वहां के सिटीजन्स की सोच को कैसे शो करता है। ठीक है, हम देखते हैं स्टोरी ऑफ द नेपाल। ठीक है ना? तो हमारा टॉपिक चल रहा था व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट फर्स्ट चल रहा था। क्लियर है? इसमें मैंने आपको भी बताया कि नेपाल की स्टोरी के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखिएगा, नेपाल, पहले आप नेपाल को समझ लीजिए, नेपाल क्या है, नेपाल कहाँ पर है, थोड़ा सा ये समझ लीजिए पहले। तो देखिए, नेपाल जो है वो इंडिया का नेबरिंग कंट्री है, आप लोगों को पता होगा। उत्तर प्रदेश बिहार से लगा हुआ एक देश है, जिस एक तरफ से सिक्किम से और एक तरफ से उत्तराखंड के बीच में है। ठीक है, आप नॉर्थ की तरफ देखें तो सबसे ऊपर की साइड आपको नेपाल दिखाई देगा। क्लियर है? देखिए, नेपाल में था क्या, नेपाल का थोड़ा सा हम ये समझते हैं। तो नेपाल के अंदर किंग थे ज्ञानेंद्र। नेपाल के अंदर किंग कौन थे? ज्ञानेंद्र थे। ज्ञानेंद्र जब किंग बनते हैं तो उससे पहले ज्ञानेंद्र के जो फादर्स थे, वहां पर उन्होंने, ज्ञानेंद्र के फादर्स ने वहां पर डेमोक्रेटिक रूल लागू कर दिया था। कहां पर? नेपाल में। कब कर दिया था? 1990 में।
क्लियर है। 1990 में ज्ञानेंद्र के जो फादर थे उन्होंने वहां पर एक डेमोक्रेटिक रूल लागू कर दिया था नेपाल के अंदर। लेकिन जब किंग कौन बने, ज्ञानेंद्र बने, जब किंग कौन बने बेटा, ज्ञानेंद्र बने, तो ज्ञानेंद्र ने क्या किया, धीमे धीमे जो डेमोक्रेटिक सेटअप था, जो डेमोक्रेटिक रूल था वहां पर, उसको खत्म कर दिया। उन्होंने वहां पर डेमोक्रेटिक रूल को खत्म कर दिया वहां पर, और वहां पर क्या लागू कर दी, मोनार्च लागू कर दिया। यानी कि वहां से डेमोक्रेटिक रूल को खत्म कर दिया और किसका शासन लिया है, वो राजा का। क्लियर है। तो किंग ज्ञानेंद्र टेकिंग ओवर द डेमोक्रेटिक सेटअप, किसको टेकिंग ओवर किया उन्होंने, डेमोक्रेटिक सेटअप को, एंड स्टेबलाइज, जो कब स्टेबलाइज किया गया था, 1990s में। क्लियर है बेटा। आगे देखते हैं। अब जैसे ही इन्होंने क्या किया, डेमोक्रेटिक सेटअप को क्या किया, ओवरटुक किया, और वहां पे मोनार्च उन्होंने लागू किया, तो वहां के जो लोग थे, वहां के जो पीपल्स थे, उन पीपल्स ने क्या करना, प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। पीपल्स प्रोटेस्टिंग। क्लियर है। लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, लोगों ने विरोध करना स्टार्ट कर दिया। और ये वो लोग विरोध करने वाले लोग थे, वो कौन थे, मॉइस्ट यानी कि वहां की जो ग्रुप था, वहां की एक कम्युनिटी थी, मॉइस्ट कम्युनिटी, वहां मॉइस्ट ने, वहां की आर्मी ने, और वहां के सिटीजन्स ने, इन तीनों ने मिलकर क्या करना शुरू कर दिया, प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, विरोध करना शुरू कर दिया। किसका, किंग ज्ञानेंद्र का। और वो किंग ज्ञानेंद्र से क्या कहते रहे कि आप, हमें क्या नहीं चाहिए, मोनार्ची नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, डेमोक्रेटिक रूल चाहिए। क्लियर है। फाइनली काफी दिन तक ये प्रोटेस्ट चलता रहा, काफी दिन तक दिक्कतें चलती रही। फाइनली किंग एक्सपेक्टेड द गवर्नमेंट बाय द पीपल एंड इन 2008 लास्ट में फाइनली क्या हुआ, किंग ने मान लिया गवर्नमेंट जो किसके द्वारा बनाई जाएगी, लोगों के द्वारा बनाई जाएगी। कब मान लिया, ये 2008 में। क्लियर है। अब यहां से जो 2008 में क्या हुआ, वहां से मोनार्ची खत्म हो गई, दोबारा से वहां पर क्या लागू हो गया, डेमोक्रेटिक रूल लागू हो गया। कहां पर, नेपाल में। क्लियर है। नेपाल बिकेम अ डेमोक्रेटिक आफ्टर डिमोलाइजिंग द मोनार्ची, यानी कि अब क्या हुआ कि नेपाल दोबारा से डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया। किसको खत्म करने के बाद, किसको डेमोलाइजिंग करने के बाद, मोनार्ची को डेमोलाइजिंग करने के बाद। किसको खत्म करने के बाद, मोनार्ची को खत्म करने के बाद। अब देखिएगा, पीपल रोट एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ डेमोक्रेसी। अब कुछ नहीं आया, वहां के लोगों ने क्या बनाया, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। अब वहां के लोगों ने नया कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया, तो देखिएगा, पहले जो किंग ज्ञानेंद्र के समय पर जो रूल्स एंड रेगुलेशन चल रही होंगी, जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा, जो रूल्स और रेगुलेशंस होंगी, वो किसके हिसाब से होंगी, मोनार्च के हिसाब से। वो किसके हिसाब से होंगी, मोनार्च के हिसाब से। अब इनको जो रूल्स और रेगुलेशन लागू करनी थी, वो किसके हिसाब से करनी थी, डेमोक्रेटिक कंट्री के हिसाब से। तो इसलिए उन्होंने एक नया क्या लिखा, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। अब उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा होगा, वहां के पीपल्स ने जो कॉन्स्टिट्यूशन, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया होगा, उसके अंदर, उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उन्होंने किन चीजों को लिखा होगा, उन्होंने उनके अंदर उन आइडियाज को, उन वैल्यूज को, उन बिलीव्स को, उन एस्पिरेशंस को लिखा होगा जो वहां के सिटीजन्स चाहते होंगे। जैसा कि मैंने अभी आगे पीछे आपको मैंने बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें किस चीजों को बताता है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन वहां के सिटीजन्स के आइडियाज क्या है, वहां के सिटीजन्स के बिलीव्स क्या है, वहां के सिटीजन्स की वैल्यूज क्या है, वहां के सिटीजन्स की एस्पिरेशंस क्या है, वहां की गवर्नमेंट को लेकर उनकी एस्पिरेशन क्या है, अपने देश को लेकर वो कैसा देश चाहते हैं, वो सारी चीजें वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखते हैं। क्लियर। तो इन लोगों ने भी एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, और वो कॉन्स्टिट्यूशन किस चीज के लिए था, डेमोक्रेटिक कंट्री के, डेमोक्रेसी के लिए। यहां तक क्लियर हुआ। आगे देखते हैं, दो क्वेश्चंस यहां से पुटअप होते हैं। व्हाई देयर वाज अ प्रोटेस्ट इन द नेपाल, प्रोटेस्ट क्यों हो रहा था नेपाल में, तो प्रोटेस्ट क्यों हो रहा था, मोनार्ची से कंट्री को किस में चेंज करने के लिए, डेमोक्रेसी कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री में चेंज करने के लिए। पहला पॉइंट क्लियर। Why did the people wrote a new constitution? अब लोगों ने नया कॉन्स्टिट्यूशन क्यों लिखा, भाई चलिए मान लिया मोनार्च को खत्म कर दिया आपने, मोनार्च को खत्म करने के बाद में आप क्या कर सकते थे, डेमोक्रेटिक रूल लागू कर देते। लेकिन क्या ये जरूरी था कि डेमोक्रेटिक रूल वहां पर लागू किया जाए, तो एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर तैयार किया जाए। ये क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में, नहीं आ रहा कि वहां पर आपने क्या किया, मोनार्च को खत्म किया, वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन, वहां पर आपने डेमोक्रेटिक कंट्रीज को बना दिया, डेमोक्रेसी वहां पर लागू कर दी। लेकिन क्या ये जरूरी था कि वहां पर एक कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया जाने, यार बिल्कुल जरूरी था। क्यों, क्योंकि जो पुराना जो कॉन्स्टिट्यूशन था, या पुरानी जो चीजें, रूल्स एंड रेगुलेशंस थी, वो किसके हिसाब से थी, मोनार्च के हिसाब से थी। लेकिन जो नया जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, वो किसके हिसाब से होगा, वो आपका डेमोक्रेटिक कंट्री या डेमोक्रेसी के हिसाब से बनाया जाएगा। उसमें इक्वलिटी दी जाएगी, उसमें फ्रीडम दी जाएगी, उसमें लिबर्टी दी जाएगी, उसमें राइट्स दिए जाएंगे सिटीजन्स को। क्लियर, समझ में आया। तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर हम लोग देखते हैं यहाँ पे। द
वांटेड ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन विच रिफ्लेक्ट्स द आइडल ऑफ द कंट्री। मैंने बताया जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या शो करता है, उस कंट्री का आइडल, तो कंट्री कैसी होगी या कैसी है, क्लियर है। आइडल दैट दे वांट टू नेपाल, जैसा नेपाल के लोग चाहते थे, जैसे नेपाल के सिटीजन चाहते थे, वैसे कंट्री उन्होंने रिफ्लेक्ट करने के लिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, क्लियर है। नेपाल मोनेट्स टू डेमोक्रेसी, मोनेट्स से किस में चेंज हुआ, डेमोक्रेटिक में चेंज हुआ, डेमोक्रेसी में चेंज हुआ, इसलिए किस चीज की जरूरत थी, नीड टू चेंज ऑल इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए जरूरी था उसके कॉन्स्टिट्यूशन को भी चेंज करना। कुछ समझ में आया बेटा। तो इसमें हम लोगों ने पहला जो पॉइंट पढ़ा हम लोगों ने, उसके अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा बेटा, तो हम लोगों ने जो समझा अभी तक, क्या समझा बेटा, कि पहला पॉइंट हम लोगों ने क्या समझा कि वाई डज वी अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हम लोगों ने क्या समझा कि एक कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन उस कंट्री के जो लोगों की एस्पिरेशंस हैं, जो लोगों के आइडियाज हैं, जो लोगों की वैल्यूज हैं, जो लोगों की बिलीव्स हैं, वो उन सब को उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शो कराता है। यानी कि वो कंट्री कैसी होगी ये हमें, या कैसी है, इसके बारे में हमें पता कहां से चलता है बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन से। क्लियर हुआ ये पॉइंट। इसके आने वाली वीडियो में हम इसका जो नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, इसका सेकंड पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। सेकंड जो उसका पॉइंट है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया। पहला पॉइंट से अगर आपसे क्वेश्चन पूछता तो पहला पॉइंट आप क्या लिखेंगे, इट लेस आउट अ सर्टेन आइडियाज दैट फॉर्म्स द बेसिक ऑफ द काइंड ऑफ अ कंट्री दैट एज वी सिटीजन एस्पायर टू लिव इन। क्लियर है, जैसा वहां के सिटीजन्स चाहते हैं उन आइडियाज को उसके अंदर शो करता है। क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग उसका नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हम लोग डिस्कस करेंगे।